तो लास्ट वीडियो में हमने बात की परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषाएं, संयुक्त परिवार का अर्थ, संयुक्त परिवार की परिभाषाएं, संयुक्त परिवार की विशेषताएं और संयुक्त परिवार की संरचना के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे संयुक्त परिवार के कार्य या इसके लाभ यानी कि फंक्शंस और एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली। तो संयुक्त परिवार की निरंतरता अब तक बनी हुई है और उसका जो कारण है वो उसके जो इसके जो परिवार संयुक्त परिवार के मूलभूत कार्य हैं, यह इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि इसकी निरंतरता अभी भी देखी जा सकती है। इसके जो कार्य हैं इनको दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है। एक तो है सामाजिक कार्य या लाभ और दूसरा है आर्थिक कार्य या लाभ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सामाजिक कार्यों के बारे में। तो जो संयुक्त परिवार है ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, सोशल सिक्योरिटी का काम करता है। जो जितने भी सदस्य होते हैं उनको सामाजिक मानसिक सुरक्षा देता है। परिवार में वृद्ध, शिशु, विधवा, अपाहिज सभी का उनके सामाजिक पद के अनुसार भरण पोषण किया जाता है। ये अवस्थाएं अत्यंत असहाय अवस्थाएं होती हैं, परंतु संयुक्त परिवार के कारण ही दूसरे लोगों से मदद नहीं मांगनी पड़ती और एक दूसरे के का सपोर्ट बन करके, एक दूसरे का संबल बन करके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सामाजिकरण तथा शिक्षा प्रदान करता है संयुक्त परिवार, क्योंकि संयुक्त परिवार में लगभग सभी एज ग्रुप के लोग हमें उपस्थित दिखाई देते हैं, जो और काफ़ी उम्र के सदस्य भी रहते हैं जो अच्छे बुरा समझते हैं, उनके पास अनुभव होता है। उनकी देख रेख में नई पीढ़ी सामाजिक नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, धर्म इत्यादि से संबंधित अर्थात अपने समाज और संस्कृति से परिचित होती है। और यह देखा गया है कि संयुक्त परिवार में सामाजिकरण बहुत अच्छे ढंग से होता है। जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छी प्रकार से होता है, क्योंकि बच्चे अनेक सदस्यों के बीच में रहते हुए ममत्व, प्रेम, त्याग इत्यादि भावनाओं को सीखते हैं। यहाँ संकुचित स्वार्थ को कोई स्थान नहीं मिलता, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, समूह का महत्व होता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार सामाजिकरण और शिक्षा के द्वारा समाज को सफल नागरिक प्रदान करता है। कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर हमें दिखाई देती है संयुक्त परिवार के द्वारा। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की उथल पुथल के बावजूद भी जो भारतीय संस्कृति है उसने अपनी जगह विद्यमान बन रखी है। इसका श्रेय जो है वो संयुक्त परिवार को ही जाता है। संयुक्त परिवार में पुरानी पीढ़ी के लोग रहते हैं, उनका प्रभाव सभी सदस्यों पर होता है और इसके कारण जो नियम, प्रथा, धार्मिक संस्कार आदि वे मानते आते हैं उन्हें अपने सदस्यों से भी मनवाते हैं। अगर कोई सदस्य इसका विरोध करने का प्रयास करता है तो परिवार के अन्य लोगों के सामने उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप संस्कृति का जो मूल रूप होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आगे हस्तांतरित होता रहता है। संयुक्त परिवार मनोरंजन स्थल के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। व्यक्ति यदि अकेले रहे या बहुत कम सदस्यों के साथ रहे तो उसमें जो ऊब की भावना है वह पैदा होगी। और जब संयुक्त परिवार में व्यक्ति रहता है तो वहाँ हमेशा चहल पहल रहती है, किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण परिवार में आपसी वार्तालाप, हंसी मजाक और अनेक प्रकार के सामाजिक धार्मिक त्योहार होते ही रहते हैं, जिसके कारण सदस्य थकान और उबाऊपन को दूर कर लेते हैं। साथ ही छोटे बच्चों के खेल, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी बातें, उनका साथ सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करता रहता है और इस प्रकार संयुक्त परिवार अपने आप में एक मनोरंजन का साधन बन जाता है, मनोरंजन स्थल बन जाता है। अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण संयुक्त परिवार में जो है संयुक्त परिवार प्रदान करता है पारिवारिक सदस्यों को। संयुक्त परिवार धार्मिक नैतिक आधार पर व्यक्ति की व्यक्तिवादी धारणा को नियंत्रित करते हैं और यह नियंत्रण मनुष्य के बाहरी आंतरिक दोनों पक्षों पर होता है। चूंकि घर का कर्ता वृद्ध सदस्य होता है, इस कारण उसके अनुभव, उसकी उम्र का ध्यान रखकर लोग उसके पारिवारिक निर्देशों का पालन करते हैं। महिलाएं नियंत्रण और अनुशासन घर की वयस्क महिलाएं करती हैं उन पर, और पारिवारिक अनुशासन में कठोरता होने के कारण कोई भी सदस्य गलत और अनैतिक कार्य नहीं कर पाता है। देश सेवा या समाज सेवा के अवसर भी हमें संयुक्त परिवार के माध्यम से देखने के लिए मिलते हैं। देश सेवा या समाज सेवा के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने परिवार, विशेषकर माता पिता और पत्नी तथा संतान इत्यादि की चिंता ना हो। संयुक्त परिवार संपूर्ण दायित्व जो है वो अपने सभी सदस्यों की देखभाल करता है और इस कारण जो भी सदस्य हैं वे सदस्य यदि कोई समाज सेवा और देश सेवा से जुड़ना चाहें तो बिना किसी चिंता दुविधा के वह यह कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही संयुक्त परिवार के जो कार्य हैं उनके आर्थिक पक्षों को यदि हम देखने की कोशिश करें
तो मितव्ययता यानी इकोनॉमिकल जो भावना है वह संयुक्त परिवार के द्वारा हमें देखने के लिए मिलती है। चूँकि संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा अपनी आय के द्वारा एक संयुक्त कोष का निर्माण किया जाता है और सब सुविधाओं का समान प्रबंध होने के कारण प्रति व्यक्ति खर्च काफ़ी कम होता है। कर्ता परिवार के अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखता है, जिसके फलस्वरूप फिजूल खर्ची पर रोक लगी रहती है। एक ही रसोई घर में भोजन बनता है, खाद्य सामग्री थोक भाव से आती है, पैसे की बचत होती है, खाद्य सामग्री का दुरुपयोग नहीं होता और इस कारण से संयुक्त परिवार को समाजवादी संगठन का एक छोटा रूप कहा जा सकता है। संपत्ति विभाजन से रक्षा देखने के लिए मिलती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर संपत्ति बार बार विभाजित होती रहे तो अंत में अनेक बार ऐसी अवस्था आ जाती है जब संपत्ति नाम मात्र की भी नहीं बचती और मिताक्षरा के अंतर्गत कर्ता को संपत्ति बेचने अथवा बंधक रखने के अधिकार प्राप्त नहीं है, तो परिवार का कार्य सामान्य कोष से चलने के कारण संपत्ति विभाजित नहीं होती है। वहीं श्रम विभाजन की व्यवस्था संयुक्त परिवार में है। सुचारू रूप से कार्य होने के लिए आवश्यक है कि जो कार्य जो व्यक्ति सही प्रकार से कर सकता है वह उसको दिया जाए और संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को योग्यता के अनुसार कार्य सौंपता है, जिसके कारण कार्य सुचारू ढंग से होते हैं। जब कार्य सही ढंग से होता है तो परिवार में संगठन बना रहता है, उपार्जन के क्षेत्र में प्रगति होती है और जो परिवार है वो काफ़ी विकास करता है। तो इन सभी कार्यों अथवा लाभों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संयुक्त परिवार एक निगम के समान है, एक कॉरपोरेशन के समान है, जिसमें सभी सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार अर्जन करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यय करते हैं और संयुक्त परिवार सभी के लिए आरामदायक है, लाभदायक है। सदस्यों में स्वार्थ के स्थान पर त्याग की भावना और द्वेष के स्थान पर प्रेम की भावना रहती है, जिसके कारण यह प्रणाली सदैव अच्छे ही प्रकार से चलती है और अच्छे ही परिणाम उत्पन्न करती है। संयुक्त परिवार के दोष भी दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है सामाजिक कार्य या सामाजिक दोष। तो जब व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता है तो निश्चित रूप से किसी भी जो व्यवस्था है, किसी भी जो प्रघटना है उसके हमें कुछ पक्ष में विचार दिखाई देते हैं, तो उसके कुछ न कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो कि नकारात्मक होते हैं, जो कि उसके विपक्ष में होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम संयुक्त परिवार के जो सामाजिक कार्यों की बात यदि हम करें तो व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कर्ता की इच्छा को प्रधानता रहती है, जिसके कारण अन्य सदस्य अपनी इच्छा और विचारों के अनुसार कोई भी कार्य स्वतंत्र प्रकार से नहीं कर सकते। कर्ता जो चाहे आदेश दे सकता है, चाहे वह सही है या गलत है, और वह सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। और संयुक्त परिवार में यही रूढ़िवादी अनुशासन जो सदस्यों के गुणों को विकसित होने का मौका नहीं देता है। शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर कर्ता की राय अंतिम राय मानी जाती है, जिसके कारण व्यक्तित्व के विकास में संयुक्त परिवार बाधक माना जा सकता है। वहीं संयुक्त परिवार के कारण द्वेष और कलहपूर्ण वातावरण भी कई बार देखने के लिए मिलता है, जिसके दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला यह है कि प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रता न मिलने के कारण पारिवारिक वातावरण से क्षुब्ध रहता है और अपने असंतोष को कलह के रूप में प्रकट करता है। दूसरा यह है कि पुरुष जिन छोटी छोटी बातों को देखते नहीं या अनदेखा करने का प्रयास करते हैं, महिलाएं उन्हीं बातों को देखती हैं और उन्हें कई गुना बढ़ाकर सामने लाती हैं और उन्हें उत्तेजित करती हैं कि इसका समाधान करो, जिसके कारण जो परिवार में द्वेष तथा कलह होता है। महिला सदस्यों के कलहपूर्ण वातावरण और अशांत पारिवारिक वातावरण में रहने वाला व्यक्ति न तो ठीक ढंग से घर का कार्य कर सकता है, न ही बाहर का। साथ ही द्वेष तथा कलह व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी विघटित करते हैं। कर्ता की स्वेच्छाचारिता या कर्ता की निरंकुशता, ऑटोक्रेसी ऑफ कर्ता। संयुक्त परिवार में कर्ता की प्रवृत्ति में अधिनायकवाद स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। वह यह मान लेता है कि आयु में बड़ा और अनुभवी होने के कारण उसके ही सोचने और कार्य करने का ढंग ठीक है, तो और उसमें कोई दोष नहीं है। कर्ता आयु में अधिक होने के कारण रूढ़िवादी विचारों का भी समर्थन करते हैं। अगर कोई अन्य पीढ़ी का सदस्य कोई नई बात या विचार सामने रखता है तो कर्ता की निगाह में वह असभ्यता और विद्रोह माना जाता है। स्त्रियों की दीन स्थिति, हीन स्थिति, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, दीन में पूरा ना नहीं आ पाया, बिंदी आ रही है खाली। तो स्त्रियों की दीन स्थिति, इन्फीरियर कंडीशन ऑफ वीमेन। संयुक्त परिवारों में पितृसत्तात्मकता के कारण स्त्रियों को आर्थिक उत्पादन के कार्यों में भाग न लेने के कारण निम्न दृष्टि से देखा जाता रहा है। केवल कुछ निम्न जातियों में ही स्त्रियां आर्थिक उत्पादन का कार्य करती हैं। संयुक्त परिवार में रूढ़िवादिता की प्रधानता होने के कारण स्त्रियों को
मातृकुल प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है और इसके कारण उनके अधिकारों और हितों का भी हनन किया जाता है, उनको वे अधिकार नहीं प्रदान किए जाते। सामाजिक समस्याओं का उद्गम स्थल है संयुक्त परिवार। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, दहेज प्रथा, सती प्रथा, अशिक्षा, पर्दा तथा स्त्रियों की निम्न दशा जैसी सामाजिक समस्याओं का जन्म संयुक्त परिवार से ही होता हुआ दिखाई देता है। और इसका प्रधान कारण कर्ता की स्वेच्छाचारिता, रूढ़िवादिता पूर्ण वातावरण इत्यादि हैं। कर्ता की इच्छा से ही बाल विवाह हुआ करते थे। विधवा पुनर्विवाह पर रोक होने का कारण, अगर कोई विधवा पुनर्विवाह करना भी चाहे तो उसे तिरस्कृत किया जाता था और ऐसी परिस्थिति में उससे जो अन्य जो सामाजिक समस्याएं हैं वे जन्म लेती हैं। संयुक्त परिवार में सती प्रथा, अशिक्षा, इनको भी बढ़ावा दिया है संयुक्त परिवार के द्वारा। तो अनेक सामाजिक समस्याओं का उद्गम स्थल है संयुक्त परिवार। स्वस्थ वैवाहिक जीवन में बाधक है। हिंड्रेंस इन हेल्दी मैरिड लाइफ। स्वस्थ जीवन के लिए वर तथा वधू में वैचारिक सामंजस्य होना आवश्यक है और उसके लिए आवश्यक है कि वे एक दूसरे के विचारों से परिचित हों, एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करें। और जो संयुक्त परिवार है वहाँ पर दूसरे सदस्यों के सामने पति पत्नी की बातें करना अभद्रता और शालीनता के विरुद्ध माना जाता है, जिसके कारण परंपरागत मान्यताओं व प्रथाओं से प्रभावित संयुक्त परिवार स्वस्थ वैवाहिक जीवन में हमेशा अनेक बार बाधक बन जाता है। कृत्रिम पारिवारिक वातावरण, आर्टिफिशियल फैमिली एटमॉस्फेयर। संयुक्त परिवार का मुखिया निरंकुश होने के कारण, पारस्परिक अधिकारों व कर्तव्यों की भावना के कारण और छोटों को न चाहते हुए भी बड़ों का सम्मान करना पड़ता है। सदस्य मनचाहा व्यवहार न करके कृत्रिम व्यवहार करते हैं। ऊपर से देखने में तो सदस्यों में परस्पर सहयोग और स्नेह दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। बड़ा आकार होने के कारण तथा कृत्रिम व्यवहारों के कारण ही संबंधों में औपचारिकता दिखाई देती है। संतानोत्पत्ति में वृद्धि संयुक्त परिवार में, इंक्रीज इन रिप्रोडक्शन। चूँकि संयुक्त परिवार में बाल विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है तथा बच्चों का पालन पोषण किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है और इसलिए अधिक बच्चों को भी ये कोई बोझ नहीं समझते और नए दंपत्ति को भी संयुक्त परिवार में सभी प्रकार की सुरक्षाएं मिलती हैं, जिसके कारण संतानोत्पत्ति की जो वृद्धि है वह इन परिवारों में देखी जा सकती है। तो ये संयुक्त परिवार के सामाजिक कारण है, सामाजिक दोष हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक दोष हमें देखने के लिए मिलते हैं। श्रम की गतिशीलता तथा कुशलता में बाधक, हिंड्रेंस इन द मोबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर। संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य मौका मिलने या रोजगार मिलने पर बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं करता। इसका प्रमुख कारण यह है कि अपने परिवार से मोह, परंपरा की प्रवृत्ति और पारिवारिक सुविधाओं से वंचित न होने की भावना है। वे सोचता है कि अगर मैं बाहर काम करने जाऊंगा तो मुझे ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी और संयुक्त परिवार में जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं उन्हें जीवन भर अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं करना चाहते पर सुविधाओं का लाभ उठाते रहते हैं, जिससे परिश्रमी सदस्य की कार्यकुशलता में भी बाधा पहुंचती है। सामान्य निर्धनता, जनरल पॉवर्टी देखने के लिए मिलती है। संयुक्त परिवार में कुछ सदस्य आलसी होते हैं जो किसी प्रकार का सहयोग नहीं होते देते और जो सामान्य जो कोष है उसका उपयोग करते रहते हैं, जिसके कारण दूसरे सदस्य अधिक धन उपार्जन के संबंध में उदासीन हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक धन कमाने लेने से भी कोई लाभ नहीं है क्योंकि उसे व्यक्तिगत रूप से खर्च नहीं किया जा सकता और इस कारण संयुक्त परिवार में कमाने वालों की संख्या कम और जो व्यय है वह व्यय करने वालों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण सामान्य निर्धनता वहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है। संयुक्त परिवार नवीन आर्थिक विचारों के बाधक के रूप में दिखाई देते हैं। औद्योगिक प्रगति के कारण कुटीर उद्योग हैं वे समाप्त हो गए। आर्थिक उत्पादन के केंद्र के रूप में कृषि का महत्व कम हो गया, परंतु जो परिवार का मोह तथा परंपरागत व्यवसाय के कारण सदस्य बाहर जाकर फैक्ट्री में काम करने के विरुद्ध हैं। इस प्रकार पुराने विचार होने के कारण उनका प्रभाव संयुक्त परिवार के आर्थिक पक्षों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं आर्थिक निर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। संयुक्त परिवार में सामान्य संपत्ति, सामान्य कोष तथा जीवन निर्वाह के लिए सामूहिक योगदान के कारण आर्थिक निर्भरता की भावना विकसित हो जाती है। इसके सदस्यों में स्वावलंबन नहीं आ पाता और उनका व्यक्तित्व अविकसित रह जाता है। तो इन सब आधारों पर कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार में एक और जहाँ अनेक लाभ हैं, अनेक गुण हैं इसके, वहीं इसके कुछ दोष भी हैं और प्राचीन समय में संयुक्त परिवारों के जो गुण थे वो वर्तमान आधुनिक समय में यदि हम देखें तो वे हमें धूमिल होते हुए नजर आते हैं और वे लुप्त होते जा रहे हैं।
तो इस प्रकार से जो संयुक्त परिवार के कार्य और अकार्य यहाँ पर आपके सामने